हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में जो है हम लोग स्पर्माटोजेनेसिस टॉपिक जो है उसके बारे में पढ़े थे। स्पर्माटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म सेल्स बनाने का प्रोसेस। स्पर्म सेल्स जो है ये बनाने का जो प्रोसेस है ये होता है हमारे टेस्टिस के अंदर में। टेस्टिस के अंदर में होते हैं सेमिनिफरस ट्यूबुल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर में। सपोज दिस इज टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर में सबसे पहले तो यहाँ पर है टेस्टिकुलर लॉब्स है। ये सब These are testicular lobes और testicular compartments। टेस्टिकुलर लॉब्स और कंपार्टमेंट के अंदर में होते हैं देखो सेमिनिफरस ट्यूबुल, ऐसे हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूबुल। इसके अंदर में स्पर्म सेल्स बनते हैं और इसके अंदर में स्पर्म सेल्स बनने के बाद स्पर्म सेल्स को जो फिर बाहर निकाला जाता है ना, सेमिनिफरस ट्यूबुल से जो बाहर निकाला जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। हम लोग कहते हैं SPERMIATION, स्पर्मिएशन। ये भी जो है हम लोग पिछले क्लास में इसके भी बारे में हम लोग पढ़े थे। स्पर्मिएशन क्या होता है। स्पर्म सेल्स जो है मैच्योर स्पर्म सेल्स बनने के बाद सेमिनिफरस ट्यूबुल के बाहर स्पर्म सेल्स को जो है ना रिलीज करना, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो यहाँ पर अभी जो है स्पर्म सेल बन चुका है। कौन सा स्पर्म सेल? मैच्योर स्पर्म सेल बन चुका है। यहाँ पर जो स्पर्म सेल बनता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्माटोजोआ कहते हैं। मैच्योर स्पर्म सेल्स जो है स्पर्माटोजोआ हम लोग कहते हैं। पिछले लेक्चर में जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, सारा चीज़ें हैं। अगर नहीं पढ़े नहीं देखे हो तो जा करके एकदम देख लेना है, ठीक है। अब देखो मैच्योर स्पर्म सेल यानी कि स्पर्माटोजोआ जो बन गया है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो स्पर्माटोजोआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्माटोजोआ? स्पर्माटोजोआ आल्सो कॉल्ड एज स्पर्म सेल भी कहते हैं स्पर्माटोजोआ को। तो ये स्पर्माटोजोआ और स्पर्म सेल जो है ना, इसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी। देखो स्पर्माटोजोआ और स्पर्म सेल जो है बच्चों, इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे यहाँ पर पहला पार्ट देखो, बना रहे हो तुम लोग भी जो है फटाफट करके एकदम बनाते चलो। ओके बच्चों, देखो यहाँ पर हो गया है, ठीक है। ये एक स्पर्म सेल हम लोग बना दिए। अब देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या चीज़ है। स्पर्म सेल का ये वाला जो पार्ट है, देखो ये 4 पार्ट होते हैं स्पर्म सेल में। सबसे पहला पार्ट ये है, यहाँ पर हेड है, हेड वाला रीजन। उसके बाद एक यहाँ पर ये नेरो वाला पार्ट है ना, ये नेरो रीजन मतलब पतला जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज नेक कहते हैं। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये पार्ट है, दिस इज नोन एज मिडल पीस कहते हैं हम लोग इसको, मिडल पीस। और यहाँ से लेकर के ये लास्ट जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज टेल कहते हैं बच्चों। तो स्पर्म सेल जो है स्पर्माटोजोआ, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। अब जो है हेड में जो है 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेड का सबसे जो टिप होता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है देखो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्रोसोम कहते हैं। सबसे टिप वाला पार्ट, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है ये एक्चुअली क्या है? ये जो है ना गोल्गी एपारेटस का डिस्चार्ज किया हुआ, गोल्गी एपारेटस से टूटा हुआ, गोल्गी एपारेटस का एक फ्रेगमेंट है, मतलब एक टुकड़ा है। गोल्गी एपारेटस से ही डिस्चार्ज होकर के ये एक्रोसोम जो है बनता है। एक्रोसोम के अंदर में ना एंजाइम्स होते हैं, 3 तरह के एंजाइम होते हैं। हम लोग इसके भी बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे ना, फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस, तब उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये कौन कौन से एंजाइम। इसमें 3 एंजाइम होते हैं और तीनों एंजाइम्स को कलेक्टिवली मिला करके हम लोग स्पर्म लाइसिन्स कहते हैं। तीनों एंजाइम को कलेक्टिवली मिला करके, ठीक है। ये तीनों एंजाइम जो है ना, ये स्पर्म लाइसिन क्या करेगा? दिस एंजाइम्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेनिट्रेटिंग द एग, यानी कि ओवम। ओवम जो होता है ना, एग सेल, जिसको पेनिट्रेट करेगा। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर यहाँ पर जोना पेलुसिडा नाम का एक लेयर होता है। ये सब चीज़ हम लोग नहीं पढ़े हैं, बता देता हूँ, ऐसे ही पढ़ेंगे ये सब के बारे में। जोना पेलुसिडा, उसके बाद जो है ना सेल का एक लेयर होता है, कोरोना रेडिएटा। तो 3 यहाँ पर लेयर्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। मतलब ओवम के बाहर का जो 3 लेयर है, नाम छोड़ दो, ठीक है, नाम बाद में याद रखेंगे। तो ये तीनों लेयर्स को जो है ना पेनिट्रेट करके तब स्पर्म सेल अंदर घुसेगा, ठीक है। तो यही पेनिट्रेट करने के लिए ना क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है? एंजाइम का जरूरत पड़ता है। और वो एंजाइम प्रोड्यूस होता है एक्रोसोम से, और वही सब एंजाइम को हम लोग कलेक्टिवली स्पर्म लाइसिन्स कहते हैं बच्चों, ठीक है।
ये कहाँ से बना है एक्रोसोम? गोल्गी एपार्टस से बना है। इसके बाद देखो यहाँ पर हेड में जो है एक और यहाँ पर पोर्शन होते हैं जिसके अंदर में यहाँ पर क्या होता है, क्रोमैटिन होते हैं। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मीन्स व्हाट? क्रोमैटिन मीन्स जेनेटिक मटेरियल। क्रोमैटिन क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो इसके अंदर में ना जेनेटिक मटेरियल होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए आरएनए जो भी होना है इसके अंदर में यहाँ पर होगा फादर का जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, इसी के थ्रू से फादर से चाइल्ड में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। देखो इसी के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है, इसी के थ्रू से। इसके बाद ये नेक है। नेक में यहाँ पर जो है ना 2 सेंट्राइल होते हैं। सेंट्राइल, सेंट्राइल मतलब समझते हो ना जिसको कहते हैं सेंट्राइल। सेंट्राइल कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस जो है, देखो याद करो क्लास 11 में था ये चीज़, ठीक है। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का 2 पोल, ऊपर वाला पोल नीचे वाला पोल। तो यहाँ पर जो है ना ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होते हैं, देखो ऊपर वाला पोल में भी नीचे वाला पोल में भी ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, जिससे जो है ना स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है। स्पिंडल फाइबर याद है? स्पिंडल फाइबर याद आ रहा है? तो वही स्पिंडल फाइबर फॉर्म जो कराता है ना, ये पूरा को कहते हैं सेंट्रोसोम। और एक सेंट्रोसोम में देखो 2 सेंट्राइल ऐसे करके, एक ऐसे करके वर्टिकल होगा और दूसरा जो है ना इस तरह से क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा। ये दोनों को मिला करके हम लोग कहेंगे सेंट्रोसोम कहेंगे, दोनों को मिला कर। ठीक है बच्चों, तो ये एक हर एक को हम लोग फिर सेंट्रायल कहते हैं। ये दोनों को मिला करके कहते हैं सेंट्रोसोम। ये दोनों को मिला करके कहेंगे, यहाँ पर जो ये 2 है दोनों को मिला करके कहेंगे सेंट्रोसोम। लेकिन हर एक को क्या कहेंगे? एक एक को कहेंगे सेंट्रायल, सेंट्रायल कहेंगे। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर सेंट्रायल होते हैं, 2 सेंट्रायल होता है। सबसे पहला वाला जो सेंट्रायल होता है, दिस सेंट्रायल इज नोन एज प्रॉक्सिमल सेंट्रायल कहते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रायल। और ये प्रॉक्सिमल सेंट्रायल जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके बिना होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? इसके बिना क्लीवेज ऑफ जाइगोट पॉसिबल ही नहीं। क्लीवेज ऑफ जाइगोट नहीं होगा। देखो सेंट्रायल का क्या काम होता है? यहाँ पर जो सेंट्रायल होते हैं ये न्यूक्लियस का डिवीजन करवाता है। न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस करवाता है। न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 2 न्यूक्लियस बनेगा। उसके बाद जो है ना फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर के 2 सेल बनेगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म फिर डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि सेल डिवीजन कराने के लिए ये सेंट्रायल जो है रिस्पॉन्सिबल है। अगर सेंट्रायल नहीं है तो सेल डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जो है देखो जाइगोट एक ही सेल होता है ना। जाइगोट में सबसे पहला डिवीजन जब होगा फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज। देखो फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट मतलब कि सबसे पहला डिवीजन, उसमें भी सेंट्रायल का जरूरत पड़ेगा। वो सेंट्रायल कौन सा? यही प्रॉक्सिमल सेंट्रायल जो है ना, इसी का जरूरत पड़ेगा। जो पहला वाला यहाँ पर सेंट्रायल है। उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा एक सेंट्रायल होता है, दिस इज नोन एज डिस्टल सेंट्रायल कहते हैं। ये डिस्टल सेंट्रायल है। डिस्टल सेंट्रायल से ना क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट स्टार्ट होता है। डिस्टल सेंट्रायल से एक्सियल फिलामेंट स्टार्ट होगा। तो बच्चों ये एक्सियल फिलामेंट क्या है? फिर एक्सियल फिलामेंट क्या है? एक्सियल फिलामेंट मतलब साइटोस्केलेटन जो होता है, सेल का स्केलेटन जो होगा, साइटोस्केलेटन, उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। देखो ये है एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट मतलब साइटोस्केलेटन, सेल का जो स्केलेटन होता है। ये एक्सियल फिलामेंट जो है साइटोस्केलेटन, ये जो है ना क्या काम करेगा, इसमें जो है अपने अंदर में ये मिटोकॉन्ड्रिया को ऐसे करके अटैच करके रखेगा। देखो ये कैसा मिटोकॉन्ड्रिया है, ये जो है ना स्पाइरल शेप ये मिटोकॉन्ड्रिया है बच्चों। स्पाइरल शेप मिटोकॉन्ड्रिया ऐसे करके डीएनए की तरह लपेटा हुआ है, डीएनए की तरह लपेटा हुआ। ठीक है, तो लाइट चली गई है, ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ना बंद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा कम लाइट है, ओके नो प्रॉब्लम। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ये पढ़ रहे थे इसके बारे में। देखो एक्सियल फिलामेंट, यहाँ पर हम बता रहे थे कि ये जो है ना ये है स्पाइरल मिटोकॉन्ड्रिया है। ये स्पाइरल मिटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल वे में, जैसे कि डीएनए होता है, डीएनए तो हेलिकल होता है, यहाँ पर जो है ना ये उसी तरह से जो है ना ये लपेटा हुआ है। ये एक्सियल फिलामेंट के ऊपर, जैसे कि ये एक्सियल फिलामेंट है तो इसके ऊपर ना ऐसे करके एकदम गोल 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 लपेटा हुआ मिटोकॉन्ड्रिया है। तो ये स्पाइरल मिटोकॉन्ड्रिया होने का क्या फ़ायदा होता है? सरफेस एरिया बढ़ता है। मिटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट हो, कम जगह पर ज़्यादा मिटोकॉन्ड्रिया जो है एडजस्ट होकर के यहाँ पर फिट होकर के डाल पाते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ज़्यादा यहाँ पर ये सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा, मिटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट होगा, तो क्या होगा इससे जो है ना मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेशन विल टेक प्लेस। एनर्जी जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा एनर्जी जनरेशन होगा उतना ही स्पर्म सेल के लिए क्या है
फ़ायदे वाली बात है, क्योंकि स्पर्म सेल जो है ना, इसको एक बहुत लंबा चौड़ा एक रास्ता ट्रेवल करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? स्पर्म सेल को एक लंबा चौड़ा रास्ता ट्रेवल करना पड़ता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद देखो, ये स्पाइरल मिटोकॉन्ड्रिया, इसको जो है एनर्जी चाहिए स्पर्म सेल को एक लंबा चौड़ा रास्ता ट्रेवल करने के लिए। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है ना 45 से 50 सेंटीमीटर का रास्ता होता है, टोटल 40 सेंटीमीटर जैसा हम लोग बोल सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम वेजाइना से लेकर के जहाँ तक फर्टिलाइजेशन होता है ना, उस जगह तक जो है ना 40 सेंटीमीटर जैसा का वो रास्ता होता है, ठीक है। तो ये रास्ता जो है वेजाइना से लेकर के वहाँ तक लास्ट जहाँ तक फर्टिलाइजेशन होगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन? एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन में होता है फर्टिलाइजेशन। एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन कहाँ का? फेलोपियन ट्यूब का। फेलोपियन ट्यूब में एक जंक्शन होता है एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन, वहाँ पर होते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो ओके, तो 50 ये सेंटीमीटर जो रास्ता है, ये हमारे लिए तो बहुत छोटा रास्ता है, लेकिन स्पर्म सेल जो कि एकदम बहुत ज़्यादा ही माइक्रोस्कोपिक होता है, उसके लिए ना ये बहुत लंबा रास्ता होता है, ठीक है। ये इतना लंबा रास्ता जो है ना, स्पर्म सेल को जो है अपने आप ट्रेवल करना है अपना खुद का एनर्जी से। उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? यही मिटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। इसलिए स्पाइरल मिटोकॉन्ड्रिया है, ताकि एकदम सरफेस एरिया बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा एकदम एनर्जी जनरेट हो। यहाँ पर जो है ना, इसके बाद यहाँ पर एक और सेंट्रायल होता है। ये जो सेंट्रायल है ना, ये रिंग सेंट्रायल है। रिंग सेंट्रायल मतलब कि देख रहे हो, हम यहाँ पर बनाए भी है तो रिंग के तरह यहाँ पर गोल बनाए हैं। ये रिंग सेंट्रायल जो है ना, इसका नाम एन्यूलस रखा गया है, ANNULUS। लेकिन ये क्या काम करता है, क्यों होता है ये स्पर्म सेल में, ये अभी तक बायोलॉजी साइंटिस्ट जो है ना ढूंढ नहीं पाया है इसका फंक्शन, ठीक है। तो जब ढूंढा जाएगा तब जो है इसके बारे में फिर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी साइंटिस्ट को पता नहीं है इसका फंक्शन, हम लोग को कैसे पता होगा। नेक्स्ट वन यू सी, ये टेल जो है ना, ये टेल क्या काम करेगा? टेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में मूवमेंट का काम ये करवाएगा, लोकोमोशन, ठीक है ना, पूरा रास्ता ट्रेवल करने का काम। उसके बाद देखो यहाँ पर ये तो देख रहे हो, ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरा एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, यहाँ पर आकर खत्म हो गया। यहाँ के बाद जो है ना, एक छोटा सा यहाँ पर ये पोर्शन बच गया है। ये पोर्शन जो है ना बच्चों, ये क्या है? ये सिर्फ एक्सियल फिलामेंट ही है, इसमें जो है ये नहीं है, इसमें साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है अवेलेबल। इसमें क्या है? सिर्फ एक्सियल फिलामेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है? इसको हम लोग फ्री एंड या फिर फ्री एंड पीस इसको हम लोग फ्री एंड पीस इसको हम लोग कहते हैं। इसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होगा। इसमें जो है ना साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो ये है बच्चों, देखो स्पर्म सेल का एकदम पूरा एकदम इन डिटेल में स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ एडिशनल बातें हम यहाँ पर बताते हैं। देखो, जब सेमिनिफरस ट्यूबुल से जब यूरेथ्रा से जब स्पर्म सेल्स डिस्चार्ज किया जाता है, यूरेथ्रा से जब स्पर्म सेल्स रिलीज होता है, इजैकुलेशन होता है, ठीक है ना। इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म सेल जब होता है, इजैकुलेशन के वक्त देखो स्पर्म सेल्स जो है ना, उसका स्पीड वेलोसिटी होता है 4 मीटर पर सेकेंड। सीमेन जो है ना 4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से जो है ना ये बाहर रिलीज आउट किया जाता है। और एक बार सिंगल इजैकुलेशन में जो है ना 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म सेल्स होते हैं, यानी कि 20 to 30 करोड़ स्पर्म सेल्स होते हैं एक सिंगल इजैकुलेशन में, 20 से 30 करोड़ स्पर्म सेल्स। और 4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से जो है ना वेलोसिटी से स्पर्म सेल्स रिलीज किया जाएगा। अगर एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हम लोग चाहते हैं, ठीक है, अगर एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन चाहते हैं स्पर्म सेल का और ओवम का, तो यहाँ पर जो है ना जितने भी स्पर्म सेल्स देखो 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स रिलीज हो रहा है ना, तो इसमें से कम 60% ऑफ स्पर्म सेल्स जो है ना, इसका क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। देखो बहुत सारे स्पर्म सेल्स जो है ना, उसका नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं होते हैं, ऐसा शेप ऐसा साइज नहीं होते हैं, ठीक है ना। एबनॉर्मल शेप एबनॉर्मल साइज के स्पर्म सेल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। लेकिन अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हम लोग चाहते हैं तो 60% स्पर्म सेल्स का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और एटलीस्ट 40% स्पर्म सेल्स का, कम से कम 40% स्पर्म सेल्स के अंदर में विगोरस मोटिलिटी होना चाहिए बच्चों। विगोरस मोटिलिटी, विगोरस का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट का कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है।
तो एक बार अगर हम लोग सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन चाहते हैं तो उसके लिए जो 200 to 300 मिलियन स्पर्म सेल्स होते हैं उसमें से एटलीस्ट मतलब मिनिमम 60% स्पर्म सेल्स का नॉर्मल सेवन साइज होना चाहिए और 40% स्पर्म सेल्स जो है ना एकदम बहुत फास्ट एकदम मोटिलिटी एकदम कर पाना चाहिए, तब जाकर के जो है ना क्या होगा, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है ना। तो बच्चों आज का हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, हम लोग जो है फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले लेक्चर में जो है हम लोग oogenesis प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, एकदम पूरा फुल जोश के साथ पढ़ेंगे। तब तक जो है एकदम फुल जोश के साथ पढ़ते रहो और वीडियोस को भी जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल कर देना।